वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं ये मूवी, नाम है आपके सामने ये रहा। मूवी की शुरुआत शिवम नाम के आदमी से होती है जो कि एक कैब ड्राइवर है। वो एक बैंक के सामने कस्टमर के आने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे बैंक के अंदर से अलार्म बजने की आवाज आती है। अलार्म के साथ साथ गोली चलने की भी आवाज आ रही होती है, जिससे शिवम एकदम से डर जाता है कि बैंक में हो क्या रहा है अचानक। पर वो कुछ सोच समझ पाता इससे पहले बैंक में विनोद नाम का आदमी बाहर आता है, जिसके हाथ में गन होती है। वो बड़ी हड़बड़ी में एक बैग को लेकर बैंक से बाहर आया था। विनोद को देखकर साफ लग रहा था कि उसने बैंक लूटा है और बैग में पैसे भरकर वो भाग रहा है। किसी ने उसे रोकने की कोशिश की होगी तो शायद विनोद ने उस पर गोली चला दी, जिसकी आवाज अभी अभी शिवम ने सुनी। विनोद शिवम को सामने देखकर उसकी गाड़ी में घुस जाता है और बंदूक की नोक पर गाड़ी तेज चलाने को कह देता है। अब कोई बंदा बंदूक आप पर तानेगा तो उसके कहने पर आप डांस तक करने को तैयार हो जाओगे ना, तो गाड़ी चलाना कौन सी बड़ी बात है। इसीलिए शिवम भी डर के मारे एकदम स्पीड में गाड़ी भगाने लग जाता है। विनोद को देखकर हमें पता चल जाता है कि उसके हाथ पर एक गोली लगी हुई है, जिससे बड़ा तेज खून निकल रहा है। इसलिए विनोद कपड़े के टुकड़े से घाव को बांध देता है ताकि खून गिरने की रफ्तार कम हो जाए। अब काफी दूर तक आने के बाद गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, इसीलिए शिवम एक्स्ट्रा टायर की मदद से उसको रिपेयर करने लग जाता है। लेकिन जब वो रिपेयर करके विनोद को चेक करता है तो वो बेहोश हो चुका था उस समय, क्योंकि ज्यादा खून बहने की वजह से उसे बेहोशी आ गई थी। अपने सामने इतने पैसे देखकर शिवम के मन में भी लालच आ जाता है कि इतने पैसों से तो मेरी जिंदगी भर का जुगाड़ हो जाएगा, कमाने की मुझे कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। इसीलिए वो लालच में आकर सबसे पहले विनोद से उसकी गन लेने की कोशिश करता है, पर गन हाथ से निकलते समय विनोद को होश आ जाता है और शिवम को खुद पर बंदूक ताना देखकर विनोद के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत शिवम को धक्का मारकर उससे बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर होता यह है कि इस छीना झपटी में विनोद के पेट में गोली लग जाती है। इससे अब शिवम घबरा जाता है कि ये क्या हो गया। वो विनोद से माफी मांगते हुए कहता है कि देखो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, अनजाने में हो गया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो आपके पैसे भी नहीं लूंगा और आपको किसी सेफ जगह लेकर जाऊंगा। तो वो विनोद को संभालते हुए गाड़ी में बिठाता है और तुरंत उसे किसी सेफ जगह पे ले जाने लगता है ताकि उसका इलाज कर पाए। अब आगे बढ़ते हुए रास्ते में नाकाबंदी की वजह से उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती है। विनोद तो घबरा चुका था कि अगर पुलिस बैग चेक करेगी तो मुझे नहीं छोड़ेगी, लेकिन शिवम कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं इनको संभाल लेता हूँ। वो अपना लाइसेंस और पेपर्स वगैरह को दिखाता है, लेकिन उन पेपर्स में कुछ गड़बड़ी होती है। तो शिवम विनोद के चोरी किए हुए पैसों में से 2000 के कड़क नोट पुलिस वाले की जेब में डाल देता है। अब जेब गर्म होते ही पुलिस वाला बिना कुछ कहे, बिना कुछ चेक किए मतलब उन दोनों को वहाँ से जाने देता है। अब कुछ देर आराम करने के लिए शिवम विनोद को एक होटल में लेकर जाता है ताकि वहाँ पर रुककर शिवम कुछ दवा वगैरह ले पाए, जिससे विनोद के घाव ठीक हो जाएंगे। पर शिवम जैसे ही रूम बुक करने आता है, रिसेप्शनिस्ट प्रिया को उस पर शक हो जाता है। वो शिवम से कहती है कि इन्हें यहाँ क्यों लेकर जा रहे हो, तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाओ ना, देखो कितना खून बह रहा है। अब विनोद को पता था कि हॉस्पिटल गया तो मतलब सीधे जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि हर हॉस्पिटल में पहले विनोद की इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी होगी। इसीलिए वो वही होटल में रुकने का तय करता है और बहाना करके प्रिया से कह देता है कि अरे बस एक मामूली सा एक्सीडेंट था, दवा लगा लूंगा तो ठीक हो जाएगा। इसीलिए प्रिया उन्हें कमरा दे देती है। अब कमरे में आने के बाद विनोद पैसों के साथ वहीं पर रुकता है और शिवम दवा वगैरह लेने के लिए बाहर आता है। दूसरी तरफ हम रानी नाम की लड़की को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड यश के आने का इंतजार कर रही होती है और उसका इंतजार खत्म करने के लिए यश वहाँ पर पहुँच भी जाता है। पर वहाँ पर आने के बाद रानी जो उससे कहती है ना, उससे बेचारे को झटका लगता है, क्योंकि रानी ने उसे यहाँ पर ब्रेकअप करने के लिए बुलाया होता है। वो यश से कहती है कि देखो, मुझे माफ कर देना, लेकिन हम दोनों का अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे पिता ने मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दी है, अगले महीने मेरी शादी होने वाली है, तो अब से मुझे मिलना मत। इतना कहकर रानी वहाँ से चली जाती। यश को तो सदमा सा लग चुका था, सोचता है कि मेरी रानी ऐसा कर नहीं सकती, जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी, और वो मजबूरी क्या है मैं इसका पता लगा कर रहूंगा। मैं अपनी रानी को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता, ये मेरे बचपन का प्यार है, इतनी आसानी से खत्म नहीं होने दूंगा। यहाँ से सीधे शिवम को दिखाते हैं। तो शिवम जैसे ही दवा लेकर होटल आता है, उसे वहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी दिखाई देती है। इस चीज से तो शिवम के पैर कांपने लग जाते हैं। उसे डर लग जाता है कि कहीं विनोद पकड़ा तो नहीं गया, अगर वो पकड़ा गया तो मैं भी फंस जाऊंगा। इसीलिए वो वहीं पर छुप जाता है। अब पुलिस होटल चेक करना शुरू करती है, क्योंकि किसी ने उन्हें खबर दी थी कि यहाँ कोई चोर है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस यहाँ पर आई हुई है। तभी एक बंदा विनोद वाला बैग लेकर होटल जाने की कोशिश करता है। पुलिस के पूछने पर कि बैग में क्या है, वो पुलिस को धक्का मारकर होटल के बाहर आ जाता है, जहाँ उसे शिवम की गाड़ी दिखाई देती है। पुलिस के चक्कर में शिवम अपनी गाड़ी में चाबी डालकर ही छुप गया था, तो इसी चीज का फायदा उठाकर वो बंदा उसकी गाड़ी लेकर भाग जाता है, जिसके पीछे पुलिस पड़ जाती है और उन्हें जाते हुए बस शिवम देखता ही रहता है। सोचता है कि मेरी तो गाड़ी भी चली गई, मैं तो बर्बाद हो गया। वो विनोद को इसके बारे में बताता है और विनोद जब अपना बैग देखता है ना, तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता। इसका मतलब जो बंदा अभी भागा, उसने विनोद के सोए हुए का फायदा उठाकर
बैग लेकर फरार हो गया, लेकिन उसके पीछे अभी पुलिस पड़ी हुई है। यानी कि यहाँ विनोद की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन बेचारे शिवम की तो मेहनत की कमाई की गाड़ी थी, वो चली गई। इसीलिए विनोद एक दूसरी गाड़ी को बिना चाबी के वायर में छेड़छाड़ करते हुए चालू कर लेता है और उसी ओर जाने लगता है जहां वो चोर भागा था। अब थोड़ी दूर आने के बाद उन्हें सामने से आती हुई शिवम की गाड़ी दिखाई देती है, जिसके पीछे पुलिस वाले पड़े हुए हैं। वो जैसे तैसे उस गाड़ी को रोक लेते हैं और ड्राइवर को पकड़ने पर उनके पास से विनोद का बैग तो मिल जाता है, पर उसमें पैसे नहीं होते बल्कि चरस गांजा वगैरह होता है। इसीलिए पुलिस उस बंदे को पकड़कर गाड़ी भी जब्त कर लेती है। विनोद तो परेशान होता है कि बैग तो मेरा है, लेकिन उसमें पैसे कहाँ गए और ये चरस गांजा कहाँ से आ गया। उसी के साथ साथ शिवम अपनी गाड़ी को लेकर बहुत परेशान है दोस्तों, क्योंकि उसकी गाड़ी नशीले चीजों की स्मगलिंग में जब्त हुई है, तो उसको छुड़ाने पर वो खुद भी जेल जा सकता है। बेचारे की गाड़ी तो गई समझो। अब दोनों अपनी अपनी चीजों को लेकर परेशान वहाँ से भागने लगते हैं। विनोद शिवम से कहता है कि देख, मैं चोर नहीं हूँ, पहली बार चोरी की थी। दरअसल मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, लेकिन हम दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमने भागकर शादी करने का फैसला किया। लेकिन आगे जिंदगी सेटल करने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैं ये चोरी किया। हालात से तंग आकर मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हम दोनों ने खुद की जान देने का फैसला कर लिया था, ताकि मरने के बाद तो कम से कम एक हो जाए। लेकिन वो तो हमसे हो नहीं पाया, मतलब हम मर नहीं पाए। पर अब अगर वो पैसे ना मिले ना, तो शायद हमें ये कदम उठाना ही पड़ेगा जो हमने सोचा था। ये सुनकर शिवम को बहुत ही दुख होता है और उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे पैसे चुराने की कोशिश की, मुझे लगा तुम कोई चोर हो जो मजे के लिए चोरी कर रहा है। मुझे माफ कर देना भाई, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा ताकि वो पैसे तुम्हें मिल जाए। दूसरी तरफ यश का दोस्त उससे कहता है कि देख भाई, परेशान क्यों हो रहा है, रानी तेरे लायक थी ही नहीं, वो दूसरे अमीर लड़के के लिए तुझे छोड़कर चली गई है। मुझे पता चला कि जिस लड़के से रानी की शादी हो रही है ना, वो दहेज लेने के बजाय दहेज दे रहा है। 1 रुपया भी नहीं मांगा उसने और रानी के परिवार वालों की सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। तो भला ऐसे परिवार को कोई कैसे छोड़ सकता है। हर लड़की ऐसी होती है भाई, पैसे वाला देखकर उसके साथ हो जाती है। तो तू भी अब जिंदगी में आगे बढ़ और भूल जा उस धोखेबाज लड़की को। पर यश कहता है कि रानी ऐसी नहीं है, मैं बचपन से उसे जानता हूँ, वो दूसरे लड़के के लिए मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। इतना कहकर यश फिर से रानी के घर के पास आता है और घंटों तक गेट के पास खड़ा रहता है, ताकि एक झलक ही सही रानी की उसको मिल ही जाए। काफी देर के बाद रानी खिड़की पर आती तो है, लेकिन बाहर यश को देखकर वो खिड़की बंद कर देती है। अगले सीन में शिवम और विनोद जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उनकी गाड़ी के सामने होटल की रिसेप्शनिस्ट प्रिया पहुंच जाती है वहां पर, जो कि एक बैग लिए बड़ी जल्दी में भागने की कोशिश कर रही होती है। वो उन्हें गाड़ी में देखकर विनोद वाली बंदूक उन पर तान देती है और गाड़ी को तेज भगाने को कहती है। इसीलिए डरते हुए शिवम गाड़ी को भगाने लगता है। उसके पास जो बैग था उसमें ही विनोद के सारे पैसे थे। ये देखकर तो वो हैरान हो जाता है कि इसका मतलब प्रिया ने ही उस बैग से पैसे निकाले थे। प्रिया बताती है कि जब तुम दोनों पहली बार होटल में आए थे तभी मुझे पता चल गया था कि तुम लोग कुछ कांड करके यहाँ पर आए हो, इसलिए मैंने इसमें अपना फायदा करने का सोचा। जब शिवम दवा लेने के लिए होटल से गया तो मैं चुपके से विनोद के कमरे में गई जहाँ विनोद सो रहा था और पैसों के साथ वो गन भी रखी हुई थी। तो मैंने दोनों चीज उठा ली, पैसे को कचरे की थैली में डालकर बैग वहीं पर फेंक दिया और तुरंत होटल से रफू चक्कर हो गई। इसका मतलब दोस्तों, वही फेंका हुआ बैग उस चरस गांजे वाले बंदे को पड़ा हुआ मिला, तो उसने उसके अंदर अपना माल भर लिया और उसी चरस गांजे की खबर पुलिस को किसी ने दी होगी, जिसे पकड़ने पुलिस फिर होटल आई थी। पुलिस मतलब यहाँ पर विनोद को पकड़ने के लिए नहीं आई थी। प्रिया आगे बताती है कि जैसे ही मैं पैसे लेकर भाग रही थी, मैंने एक ट्रक वाले से लिफ्ट ली, लेकिन उसने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की, तो मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी बंदूक उसको दिखा दी, जिससे उसकी वहीं पर हवा निकल गई। मतलब बड़ा मजा है ये करके। उसके बाद जैसे मैं वहां से भागी, फूटी किस्मत थी मेरी, तुम दोनों से टकरा गई। वो आगे बताती है कि मैं एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन मेरे परिवार वाले इसके लिए तैयार नहीं थे, इसलिए मैं परिवार के खिलाफ जाकर उस लड़के के साथ भाग गई। लेकिन बाद में उसने मुझे धोखा दे दिया और मुझे छोड़कर चला गया। जब मैं अपने परिवार के पास वापस गई तो उन्होंने भी मुझे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, इसीलिए मैं अकेले रह रही थी। इन पैसों की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी ताकि मैं अपनी जिंदगी गुजार पाऊँ। ये सुनकर शिवम कहता है कि अरे यार, इसको भी पैसों की काफी जरूरत है और विनोद को भी। अब ये पैसे किसके पास जाएंगे पता नहीं चल रहा। अब थोड़ी दूर आने के बाद विनोद की हालत काफी खराब होने लगती है, क्योंकि गोली अभी भी उसके अंदर ही मौजूद है। इसलिए वो लोग एक क्लिनिक पर आकर रुक जाते हैं ताकि विनोद का अच्छे से इलाज हो पाए। डॉक्टर भी गोली के घाव को देखकर कहता है कि पुलिस को बुलाना पड़ेगा, मैं इसका इलाज बिल्कुल नहीं कर सकता जब तक पुलिस नहीं आई। पर तभी प्रिया उस पर गन तान कर कहती है, जल्दी से इलाज करो वरना इधर ही ठोक दूंगी। ये सुनकर तो डॉक्टर डर जाता है। प्रिया उसे कुछ पैसे भी देती है ताकि बाद में वो इसके बारे में पुलिस को ना बता दे। पैसों के लालच में डॉक्टर तुरंत विनोद का इलाज शुरू कर देता है। दूसरी तरफ यश अपने माता पिता से कहता है कि हमारे पास कितनी संपत्ति है और अगर हम उन सबको बेच दें
तो हमारे पास कितने पैसे आ सकते हैं। उसके पिता कहते हैं कि सारी संपत्ति बेचने पर करीब 40 लाख आ जाएंगे, पर इसके बाद हमारे पास खाने पीने तक के पैसे नहीं बचेंगे। लेकिन बेटा तू ये सब पूछ क्यों रहा है। यश उन्हें बिना कुछ जवाब दिए वहां से चला जाता है। अब ये यश करना क्या चाह रहा है वो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इधर प्रिया शिवम को कुछ पैसे देकर विनोद के लिए दवा और कुछ नए कपड़े लाने को कहती है, ताकि अगर किसी ने उनको देखा भी होगा तो बदले कपड़ों से पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए शिवम वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे वो गाड़ी में आकर बैठता है ना, उसे गाड़ी में किसी का फोन दिखाई देता है जिस पर कॉल आ रहा होता है। अब उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये फोन किसका है और इस पर कॉल किसका आ रहा है। उसके हेलो कहने पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता और फोन कट हो जाता है। अब शिवम ये चेक करने के लिए कि वो फोन किसका है, पहले तो स्क्रीन को अच्छे से देखता है जिस पर पैटर्न लॉक लगा हुआ है, और फिर स्क्रीन पर आए हुए निशान की मदद से वो लॉक को खोल भी देता है। लेकिन लॉक खोलते ही वो फोन में ऐसा क्या देख लेता है कि पता नहीं यार, एकदम से हैरान हो जाता है। अब अभी हमें नहीं बताया जाता कि क्या देखा उसने, लेकिन जो भी देखा उसने शिवम को जरूर हैरान कर दिया था। अब इलाज पूरा होने के बाद प्रिया डॉक्टर को दिए हुए पैसे भी उससे मांग लेती है, ये कहते हुए कि अगर तुम फंसे तो तेरा भी नाम आएगा बेटा, अब क्योंकि इलाज तो तूने ही किया है ना। अगर फंसना नहीं चाहता तो लास्ट सारे पैसे वापस कर दे। बेचारा डॉक्टर, पैसों के लालच में उसने विनोद का इलाज किया और उसे क्या पता था कि उससे पैसे वापस ले लिए जाएंगे। अगले सीन में यश अपने दोस्त से कहता है कि देख, अपने गांव में एक जमींदार रहता है, क्या तू उससे मुझे 10 लाख उधार दिलवा देगा। अकेले वो मेरी बात नहीं मानेगा, 40 लाख का बंदोबस्त तो मैं कर ही लूंगा, सिर्फ 10 लाख और चाहिए। उसका दोस्त हैरान कि अबे गधे, 50 लाख का करेगा क्या, अकल ठिकाने पर तो है ना तेरी। पर यश उसे कोई रीजन नहीं बताता, बस इतना कहता है कि मेरे घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए, और तब ना चाहते हुए भी उसका दोस्त इसके लिए मान जाता है। दूसरी ओर शिवम गाड़ी चलाते हुए एक सुनसान जगह पर आकर गाड़ी रोक लेता है और गाड़ी से बाहर निकलकर एकदम परेशान सा खड़ा हो जाता है। विनोद जब उससे पूछने जाता है कि अचानक से तुझे कौन सी बीमारी हो गई, ऐसा चुपचाप क्यों खड़ा हो गया है, तो शिवम उसे ही मारना शुरू कर देता है। विनोद की भी कुछ समझ नहीं आता कि ये क्यों मुझे मार रहा है। तब शिवम कहता है कि बैंक से भागते हुए तुमने किसी महिला को शूट किया था ना, सच सच बताओ। विनोद कहता है कि हाँ किया था, वो महिला मुझे पकड़ना चाह रही थी तो गलती से गोली चल गई। शिवम कहता है कि पता है, वो महिला मेरी पत्नी थी। मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि हम दोनों बैंक लूटेंगे, क्योंकि मेरे बेटे को कैंसर है, उसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी हमें, जो कि हमारे पास नहीं था, इसलिए हमने बैंक लूटने का प्लान बनाया था। लेकिन जैसे मेरी पत्नी चोरी करने गई तुम वहां पर पहुंच गए और उसे गोली मार दी। रेडियो में मैंने सुना कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर विनोद एकदम घबरा जाता है कि देख यार, मुझे नहीं पता था कि वो तेरी पत्नी है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। दोस्तों, 3 बंदों को ये पैसे चाहिए अपनी अपनी जरूरत पूरा करने के लिए, लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये पैसे किसकी किस्मत में जाते हैं। तीनों की परेशानी देखकर तो लग रहा है कि उन्हें पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है। प्रिया कहती है कि ठीक है, गाड़ी विशाखापट्टनम की ओर मोड़ लो, हम वहाँ पर कोई अच्छी जगह देखकर पैसा आपस में बांट लेंगे। इसीलिए तीनों उसी ओर जाने के लिए निकल जाते हैं। अब थोड़ी दूर आने के बाद उन्हें भूख भी लग जाती है, तो प्रिया और विनोद एक ढाबे पर खाने के लिए रुक जाते हैं। वो लोग शिवम को भी चलने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं जाता, क्योंकि अपनी पत्नी के बारे में सोच सोच कर वो बड़ा परेशान होता है। इसीलिए दोनों उसको गाड़ी में छोड़कर मजे से खाना वगैरह खाने चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो खाकर आते हैं ना, उन्हें लगता है एक जोरदार झटका, क्योंकि शिवम गाड़ी लेकर भाग चुका था और उसी गाड़ी में पैसे वाला बैग भी था। उन्होंने शिवम पर भरोसा किया था कि वो उनके साथ गद्दारी नहीं करेगा, इसीलिए प्रिया ने बैग गाड़ी में छोड़ दिया था। लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सोचते हैं कि ये शिवम ने हमें झूठी कहानी सुनाई, जिससे हमारा भरोसा जीता और पैसे लेकर फरार हो गया। अब कैसे ढूंढे उसे? तो वो दोनों सबसे पहले एक बाइक चोरी करते हैं और उसकी मदद से नजदीकी पेट्रोल पंप के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि शिवम की गाड़ी में पेट्रोल बहुत ही कम था, तो हो न हो वो पेट्रोल पंप गया होगा। उनका शक बिल्कुल सही भी निकलता है। शिवम पेट्रोल पंप आया था, लेकिन वो दोनों शिवम को देख नहीं पाते और चले जाते हैं वहाँ से। इधर यश के पास वो जमींदार आता है जिसके पास वो 10 लाख मांगने गया था। वो जमींदार उसके परिवार को जानता था, तो उसने पैसे देने से पहले यश के माता पिता को सारी बात बता दी कि तुम्हारा बेटा मेरे पास 10 लाख मांगने आया था। इस चीज से यश के माता पिता उसे बहुत चिल्लाते भी हैं कि आखिर तू करना क्या चाहता है, हमारी सारी संपत्ति बेचकर उस रानी को देना चाहता है ना, ताकि वो तुझसे शादी कर ले। लेकिन भूल जा उसको, वो जा चुकी है। अरे हम तेरे माता पिता हैं, उससे भी अच्छी लड़की ढूंढ कर लेकर आएंगे तेरे लिए। लेकिन यश कहता है कि शादी करूंगा तो रानी से ही करूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा। इतना कहकर वो गुस्से में चला जाता है। तब यश के पिता कहते हैं कि अगर तुझे रानी पर उड़ाने के लिए पैसे चाहिए ही ना, तो जाकर खुद कमा, हम 1 रुपया नहीं देंगे तुझे, जहाँ जाना चाहता है जा ले। दूसरी ओर विनोद और प्रिया जब थक हार कर एक जगह बैठे होते हैं, तभी सामने से शिवम की गाड़ी गुजरती है, इसलिए वो दोबारा से उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक चलने वाली इस चेस में
विनोद और प्रिया की जीत हो जाती है और वो दोनों गाड़ी में घुसकर शिवम से कहते हैं कि आखिर तूने हमें झूठी कहानी बताकर हमारे साथ धोखा करने के बारे में सोचा भी कैसे। शिवम कहता है कि मैं झूठी कहानी बता रहा था, बल्कि झूठे तो तुम दोनों हो। ये प्रिया, इसका मोबाइल मिला था मुझे, इसको इसके बॉयफ्रेंड ने धोखा नहीं दिया, बल्कि उसके साथ मिलकर इसने सारा प्लान बनाया है। विशाखापट्टनम ये हमें इसलिए लेकर जाना चाहती थी ताकि इसका बॉयफ्रेंड हम दोनों को टपका कर सारे पैसे ले ले। ये बंटवारा नहीं करती पैसों का, बल्कि हमें ही खत्म कर देती। साथ ही विनोद, तूने बोला तू और तेरी गर्लफ्रेंड दोनों मरने वाले थे, इसलिए तुम्हें पैसों की जरूरत थी, ये कहा ना तूने। आज 2 दिन से तू इधर उधर भाग रहा है। 2 गोली खाने के बाद भी तेरी गर्लफ्रेंड एक बार फोन करके तेरा हालचाल तो पूछती नहीं? पूछा ना, क्योंकि तेरी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। बेवकूफ बना रहा था तो हम दोनों को, इसलिए तुम दोनों को मैंने बेवकूफ बनाने का सोचा और झूठी कहानी बताकर भाग निकला। पर फूटी किस्मत मेरी, तुम दोनों ने पकड़ लिया। ये सुनकर वो तीनों ही आपस में पैसे छीनने के लिए लड़ने लग जाते हैं। अब इस पैसे की छीना झपटी में उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने लगता है। जिस रोड से उनकी गाड़ी आगे बढ़ रही होती है, उसी रोड के किनारे यश टेंशन में बैठा होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आखिर यश को 50 लाख चाहिए क्यों। तो असल में जब यश रानी से मिलने गया था और उसने खिड़की बंद कर ली थी, तो यश के जाने से पहले वो दरवाजा खोलकर वापस भी आई ताकि उससे मिल सके। तो रानी यश से कहती है, देख, मैं तुझे धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है। मेरे पिता के ऊपर 50 लाख का कर्जा है, ना चुकाने पर हमें घर वगैरह सब कुछ बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा और सड़क पर आना पड़ेगा। उन्होंने तो आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी, लेकिन तब जिस लड़के से मेरी शादी फिक्स की गई है, उसके परिवार वालों ने मेरे पिता से कहा कि अगर मेरी शादी उनके बेटे से करवा दी गई तो वो हमारा सारा कर्जा चुका देगा। मैं चाहती तो तुम्हारे साथ भागकर शादी कर सकती थी, लेकिन इससे मैं तो खुश रहूंगी, लेकिन ये खुशी देखने के लिए मेरे पिता जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए मुझे माफ करना, मैं जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ। ये सुनकर यश उससे वादा कर लेता है कि मैं कैसे भी करके 50 लाख का बंदोबस्त करूंगा ताकि तुम्हारे पिता का सारा कर्जा खत्म हो जाए, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। इसी वजह से दोस्तों, यश सब कुछ बेचकर 50 लाख का बंदोबस्त करना चाहता था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि सब कुछ बेचकर 50 लाख का बंदोबस्त करके रानी के परिवार का कर्जा तो चुका लेगा, लेकिन इससे उसके खुद के माता पिता सड़क पर आ जाएंगे। सच में दोस्तों, प्यार अंधा ही होता है यार। खैर, जो उसने सोचा था वो नहीं हो पाया। अब यश इसी सोच में परेशान होता है कि पैसे कहाँ से आएंगे। तभी शिवम की गाड़ी का वहाँ बैलेंस बिगड़ जाता है, उससे एक्सीडेंट हो जाता है और ये एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि तीनों की इसमें जान चली जाती है। यश तुरंत उनके पास आता है, जहाँ उसे ढेर सारे पैसे दिखाई देते हैं। उन पैसों को देखकर उसके मन में भी लालच आ जाता है। पैसों की जरूरत तो उसको थी, इसलिए वहाँ किसी के आने से पहले वो जितना हो सके उतना पैसा बटोर लेता है। इसके बाद पूरे गांव वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। यश ने थोड़े पैसे चोरी किए थे ताकि बाद में पुलिस को पता चलेगा तो आरोप सारे गांव वालों पर आएगा और पूरे गांव से तो पैसा निकाला नहीं जा सकता, जिससे यश को फायदा हो जाता है। बताओ दोस्तों, मेहनत 3 लोगों की थी, तीनों पैसे के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन पैसा गया ऐसे इंसान के हाथ में जिसको सच में पैसों की जरूरत थी। खैर, वैसे यश के साथ तो अच्छा ही हुआ, पर तीनों की जान चली गई और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी होती है खत्म। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।